हेलो फ्रेंड्स, सिंह जीएस एकेडमी एंड एनसीईआरटी सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th के इंग्लिश के पहले लेसन को पढ़ने चल रहे हैं, जिस लेसन का नाम है द डस्ट ऑफ स्नो। यह लेसन अ लेटर टू गॉड लेसन के अंतर्गत दिया गया है। और दोस्तों, इस लेसन को पढ़ने से पहले हम लोग इससे जुड़ी हुई कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं। यह पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई है। इसके अंतर्गत कवि ने कुछ ऐसी चीज़ें का उल्लेख किया है जिसे हम अपनी सोसाइटी में अशुभ मानते हैं, जिससे माना जाता है कि इसके हो जाने से हमारा काम खराब हो सकता है, इसे नहीं होना चाहिए था, या ये गलत होती है सोसाइटी के लिए, इसका बैड इम्पैक्ट होता है या बैड मैसेज जाता है। उन चीज़ों को थोड़ा सा इंडिकेट करने की कोशिश की गई है, हमारे अंधविश्वासों की, हमारे थॉट्स की, जो किसी चीज़ को हम गलत रूप में ले लेते हैं, ऐसा मान बैठते हैं कि अगर मेरे साथ ऐसा हुआ है तो इसका प्रभाव गलत पड़ेगा मेरे ऊपर। उन्हीं चीज़ों को चोट करती हुई एक कविता रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है, क्योंकि वो काफ़ी एक रियलिस्टिक कवि हैं, इसलिए उनकी ये चीज़ें अंधविश्वास की ओर इशारा करती हुई, अंधविश्वास पे चोट करती हुई दिखाई गई हैं। उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो इस पोएम में उन्होंने दो चीज़ों का उल्लेख किया है जिसे सोसाइटी में गलत माना जाता है। एक उन्होंने क्रो को लिया है और दूसरे उन्होंने एक वृक्ष को लिया है। एक वृक्ष का लिया है जिसका नाम हेमलॉक ट्री है। एक हेमलॉक नाम के वृक्ष को उन्होंने लिया है जिसे अशुभ माना जाता है। यह एक ऐसा पौधा है जिसे अशुभ मानते हैं हम, जिसे शुभ नहीं माना जाता। उसकी उपस्थिति को या उससे जुड़े हुए साइन जो हम समझते हैं, उसका जो मैसेज जाता है सोसाइटी में, उसे गलत मानते हैं। तो इसी पर आधारित उन्होंने अपनी कविता लिखी है। हम अपनी सोसाइटी में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे हम गलत मानते हैं। जैसे कि यदि हम रास्ते में जा रहे हों और बिल्ली रास्ता काट देती है तो हम उसे गलत मान लेते हैं, जबकि ऐसा कोई गलत सेंस होता भी नहीं है। लोग ऐसा मानते हैं कि यदि ये बिल्ली रास्ता ने काट दिया, काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया, तो डेफिनेटली अब काम नहीं होगा, या होगा तो कुछ गलती होगी या अशुभ हो जाएगा, कुछ अनहोनी हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हो सकता है काली बिल्ली हमसे ज़्यादा जल्दी में हो, ऐसी चीज़ें होती हैं। कौओं को हमारे यहाँ भी अशुभ माना जाता है। हम लोग लेकिन वह उन्हीं कौओं को किसी विशेष समय में अपने पूर्वजों के लिए उन्हें खाना खिलाया जाता है। यूजुअली नहीं खिलाते, लेकिन कभी कभार किसी अवसरों पर उन्हें अपने धर्म में उन्हें खाना खिलाया जाता है। तो बेसिक ये हमारी अपनी मेंटालिटी है कि हम कब चीज़ों को अच्छा मानते हैं और कब किन चीज़ों को बुरा मान लेते हैं। हम जैसे देखते हैं चीज़ों को वैसे ही वो हमें प्रतीत होती है। किसी चीज़ का यदि हम अच्छा मतलब निकालना चाहें तो हमारे लिए अच्छा है, यदि हम बुरा मान लेते हैं तो बुरा हो जाता है। इसी चीज़ पर आधारित रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपनी कविता लिखी है। और कविता के पहले स्टैंजा में उन्होंने लिखा है, द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि एक कौवा है जो कि हेमलॉक ट्री पर पड़ी हुई बर्फ को मेरे ऊपर गिरा देता है। और जिस तरीके से वो गिराता है या जो उसके बाद घटना होती है वो क्या है, तो उसके बाद कवि दूसरे स्टेंजा में लिखते हैं, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई रूइंड। कवि इसमें कहते हैं, पहले स्टेंजा में उन्होंने बताया है कि जिस तरीके से एक कौवा मेरे ऊपर बर्फ की डस्ट का मतलब यहाँ पे धूल से नहीं है, मतलब बर्फ गिरी हुई है। एक हेमलॉक नाम का पौधा होता है जो बर्फ से ढका होता है। एक कौवा उस पर बैठा होता है जो कि उसके पंखों की फड़फड़ाहट से या उसकी बॉडी की मूवमेंट से कुछ बर्फ पोएट के ऊपर गिर जाती है। तो उसका उन्होंने कैसे उल्लेख किया है, उस समय बताते हैं कि पोएट उस समय सैड मूड में थे, लेकिन जिस तरह से वो कौवा अपने पंखों की फड़फड़ाहट से या अपने बॉडी की मूवमेंट से उनके ऊपर कुछ बर्फ गिरा देता है, तो कवि का जो मूड होता है वो सडनली चेंज हो जाता है। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। दूसरे पैसेज में उन्होंने, दूसरे पैराग्राफ में उन्होंने इसके बारे में बताया है, दूसरे स्टैंजा में, कि कवि द्वारा क्या किया जाता है, जब उनके ऊपर कौवे द्वारा बर्फ गिरा दी जाती है तो उनका मूड चेंज हो जाता है। इससे पहले कवि दुखी थे, उदास थे, किसी बात को लेके वो परेशानी में थे, वो उसके बारे में सोच विचार कर रहे थे। लेकिन जिस प्रकार से हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठे हुए कौवे के द्वारा उनके ऊपर बर्फ गिरा दी जाती है तो उससे उनका मूड सडनली चेंज होता है। और इस घटना से क्या होता है, इस घटना से उन्होंने बताया, एंड सेव्ड माई सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रीड। दिन का वो कुछ हिस्सा जिसे मैं बर्बाद कर दिया था या बैठ के यूं ही बर्बाद करने वाला था, इस घटना ने मेरे उस बाकी के समय को बचा लिया। जैसे ही बर्फ कवि के ऊपर गिरती है तो कवि का जो इरादा होता है, जो उनका करंट मूड होता है, वो जो सैडनेस उनके अंतर्गत होती है वो चेंज हो जाती है। अपने ऊपर बर्फ को देख के उनका मूड बदल जाता है, मन परिवर्तित हो जाता है। और वो कौवे को देख करके निगेटिविटी लेने की बजाय उन्हें पॉजिटिविटी देखती है कि यह कौवा इस परिस्थिति में भी, जैसे मैं उदास हूँ लेकिन ये कौवा उदास नहीं है, ये अपना काम कर रहा है,
और इससे मुझे गलत मानने की बजाय इनसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए कि अब मैं भी अपना काम करूँगा, यूँ व्यर्थ बैठ के या उदासी में, रिग्रेट में, पछतावे में बैठ करके अपने वक्त को बर्बाद नहीं करूँगा। ऐसा कवि अपने मन में सोचते हैं, ऐसी थिंकिंग उनके अंदर डेवलप होती है। वे चाहते तो उससे निगेटिविटी ले सकते थे कि एक अशुभ कौवा, वो भी हेमलॉक के ट्री से, जो कि एक पॉइजनस प्लांट है। हेमलॉक का जो ट्री होता है एक पॉइजनस, जहरीला पौधा होता है, तो जिससे लोग उससे गलत मानते हैं। कौवे को भी अशुभ माना जाता है। तो कवि जो उसके नीचे बैठे हुए थे, उनके ऊपर जब बर्फ गिर जाती है तो यूजुअली वो चाहते तो उससे बैड इम्पैक्ट मान सकते थे, गलत मान सकते थे। उदास तो पहले से थे, वो सोच लेते कि अब तो सारा दिन बर्बाद हो गया। लेकिन कौवे के मूवमेंट को देख करके उनके अंदर पॉजिटिविटी आती है और वो सोचते हैं कि क्यों ना अब इस उदासी को छोड़ा जाए, कुछ इससे पॉजिटिव ली जाए कि ये कौवा भी तो आखिर कुछ कर ही रहा है ना, वो अपने काम में लगा हुआ है। ये सोचा होगा कवि ने। वो ये सोच सकते थे कि हो सकता है ये किसी काम में लगा हुआ हो जिसकी वजह से इसके मूवमेंट से बर्फ गिरी है, तो मैं यहाँ बेकार क्यों बैठा हुआ हूँ। एज ए पर्सन, एज ए ह्यूमन बीइंग मुझे भी कुछ काम करना चाहिए, पॉजिटिविटी लेनी चाहिए और अपने समय को ऐसे ही व्यर्थ बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो ये पोएम था जिसकी समरी थी। इसकी हिंदी लाइन बाई लाइन हमने समझ ली कि इसका मतलब क्या होता है। इसके अलावा पोएम में यूज की गई कुछ विशेष चीज़ों के बारे में हम जान लेते हैं। जैसे कि हम देखते हैं पोएम की फर्स्ट स्टेंजा की पहले लाइन में जो लास्ट वर्ड है हमारा द वे ऑफ अ क्रो, उसकी राइमिंग पहले स्टेंजा के तीसरे लाइन में जो वर्ड दिए गए हैं द डस्ट ऑफ अ स्नो से होती है, क्रो एंड स्नो। तो इसकी जो राइमिंग का क्रम है वो ए सी करके है, मतलब ए बी में राइमिंग नहीं है। जैसे कविताओं में क्या होता है, राइमिंग मिल रही होती है, एक राइम होती है कि कैसे मैच किया गया, कैसे उसे लिखा गया है। तो इस कविता में पहली पंक्ति और तीसरी पंक्ति का लास्ट वर्ड जो है वो साउंड में मैचिंग दिखाया गया है, उसका ही राइमिंग हो रही है इस पोएम में। दूसरी चीज, इस पोएम में हम देखेंगे कि पहले स्टेंजा में हमें कहीं भी पंक्चुएशन मार्क्स देखने को नहीं मिलते हैं। तो इस तरीके के ये जो हमारी जो तकनीकी, ये जो लिखने का जो तरीका है उसे एन्जाम्बमेंट बोला जाता है कि एक ऐसी प्रक्रिया पोएम लिखने की जिसमें पंक्चुएशन मार्क न प्रयोग करके पूरी स्टेंजा को हम एक बार में ही पढ़ सकते हैं, क्योंकि कहीं पंक्चुएशन मार्क डाल करके उसे सेपरेट नहीं किया गया होता है, पूरा सेंस एक साथ ही हम निकाल सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो उसे हम एन्जाम्बमेंट बोलते हैं। दूसरी चीज, हम उस स्टेंजा में देखेंगे कि पहले स्टेंजा की जो दूसरी पंक्ति है उसमें हम देखेंगे कि सोक, डाउन, ऑन, ये जो 3 वर्ड्स आए हैं उसमें एक वॉवेल ओ की बार बार रेपिटेशन देखी जाती है। तो इस तरह से जो रेपिटेशन देखी जाती है उसे एजोनेंस बोलते हैं, जिसमें बार बार एक ही वॉवेल किसी एक ही लाइन में आता है। तो कविता में, पोएम में उसे एजोनेंस कहा जाता है। उसके बाद हम नीचे के पोएम में, मतलब दूसरे स्टेंजा की तरफ चलते हैं, सॉरी नॉट दूसरा पोएम, दूसरे स्टेंजा पे हम चलते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि इसमें भी हमें वही राइमिंग दिखाई देती है। पहले पैसेज में, सॉरी पहले स्टेंजा की पहली लाइन में, तीसरी लाइन में, दूसरी लाइन में और चौथी लाइन में हमें राइमिंग देखने को मिलती है। और इसमें वॉवेल की जगह पे हम ये देखते हैं कि कॉन्सोनेंट की राइमिंग देखने को मिलती है। जैसे कि यदि हम दूसरे स्टेंजा की पहली लाइन देखेंगे तो हमें हैज़ और हॉट 2 वर्ड ऐसे मिलते हैं जिसमें एच कॉन्सोनेंट की 2 बार रिपीटेशन हुई है। इसे हम एलिट्रेशन के नाम से जानते हैं, इस मैकेनिज्म को, या इसे हम एलिट्रेशन बोलते हैं कि जहाँ कॉन्सोनेंट की रिपीटेशन बार बार हो। इसी के साथ ही साथ जब हम दूसरे स्टेंजा की तीसरी लाइन में आते हैं तो हमें सेव्ड और सम में एस वर्ड की जो रिपीटेशन है वो हमें 2 बार देखने को मिलती है। तो यहाँ पे एलिट्रेशन पाया जाएगा इस कविता में। कविता की इस स्टेंजा में एलिट्रेशन है। ये एक कविता की कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, कैसे लिखते हैं, कैसे कौन सी चीज़ें, जैसे हिंदी में हम जानते हैं, हिंदी में हम पढ़ते हैं कि कहाँ कौन सा रस, कहाँ कौन सा छंद, कहाँ कौन सा अलंकार, तमाम चीज़ें होती हैं। तो वैसे इंग्लिश पोएट्रीज़ में, इंग्लिश पोएम्स में किस तकनीकी से चीज़ों को लिखा गया है, क्या बेसिक चीज़ें हैं उसमें, इसके आधार पर तीनों चीज़ें हमने आपको बताई। तो दोस्तों ये था हमारा पोएम डस्ट ऑफ अ स्नो, जिसकी ज़रूरी चीज़ें, जिसकी समरी और जिसकी लाइन बाय लाइन मीनिंग हमने जान लिया। टफ वर्ड इसमें 2 ही थे, रुइन मतलब पछतावा करना, रिग्रेट करना, उसके बारे में बात हुई थी। और दूसरा हेमलॉक, एक जो ट्री था उसके बारे में था कि हेमलॉक एक ऐसी ट्री होती है जो पॉइजनस होती है, इस पर सफ़ेद फूल लगते हैं और ये बर्फ़ गिरने वाले क्षेत्रों में उगाई जाती है। नॉर्मल क्षेत्रों पर ये जो पौधे होते हैं हेमलॉक की ट्रीज, ये हर जगह नहीं पाए जाते, विशेष जलवायु वाले पौधों में ही ये उगाए जाते हैं। तो इस पोएम के माध्यम से जो हमारे पोएट हैं
रॉबर्ट फ्रॉस्ट वो हमें मैसेज देना चाहते हैं कि नथिंग इज़ अ गुड और बैड इन द वर्ल्ड। कोई भी जो चीज़ होती है, कोई भी वस्तु या कोई भी नेचर का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं होता जो हमारे लिए शुभ या अशुभ होता हो। हम किस लिहाज से उसे देखते हैं, किस तरीके से देखते हैं, उसे कौन सा मैसेज खुद लेते हैं, क्या एजम्पशन खुद बना लेते हैं, ये मैटर करता है। नेचर ने कोई चीज़ शुभ या अशुभ हमारे लिए नहीं बनाई है। होप आपको ये पोएम अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में यदि आप कोई विचार देना चाहते हैं तो अपना विचार कमेंट में हमें भेजें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।